आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। अपनी पार्टी सरार शरीफ हल्के से मुश्ताक अहमद गनाई पीडीपी में शामिल हो गए हैं। श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत सी जमातें हैं जो कह रही हैं कि वो हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा कि 1947 से 2000 तक यहाँ सिर्फ एक पार्टी ने हुकूमत बनाई और सिर्फ 1987 में तब्दीली आने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने हमेशा उन पर बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने का इल्जाम लगाया, मगर वो जानना चाहती हैं कि उमर से पूछा जाए कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने क्या किया। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहां उसको लागू कर दिया। शातूस जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी, शातूस उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे। जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपैथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंट हो, कि उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। पीडीपी ने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया, मगर हमने अपने एजेंडे को कुर्बान नहीं किया। मगर जब उमर साहब बीजेपी का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी को एजेंडा चलाया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बमबारी की बात करके, स्टेट लेवल पे पोर्टों को यहाँ लागू करके। राम माधव पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने अपने एजेंडे के साथ खुलेआम बीजेपी से हाथ मिलाया था और हुकूमत बनाई। मुफ्ती ने कहा कि इसके बरक्स उमर रात में बीजेपी से मिले थे। महबूबा ने कहा कि देवेंद्र सिंह राणा उमर के करीबी साथी थे और अगर वो कह रहे हैं कि उमर हुकूमत बनाने के लिए बेचैन थे तो वो सही बोल रहे होंगे। पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी, मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है। बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं। हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते। बीजेपी के सीनियर लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी और उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। राणा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला साल 2014 में बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए बेचैन थे। अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत यह है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पे सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की
कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलएज के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करें। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। साबिक एनसी और अब बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साल 2014 में असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी क़यादत से राब्ते में थे। एनसी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने राणा के दावे को मुस्तरद किया। कि 2014 को जब इलेक्शन हुए उसके फौरी बाद राम माधव जी जो बीजेपी के यहाँ के परिवारी थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया और वो बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाने में आर्किटेक्ट साबित हुए थे। उनकी इनिशिएटिव पे वो सरकार बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ बात है, ये सच्ची बात है। अगर उमर साहब ने ये कहा है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ये कह रहे हैं कि साहब उमर साहब उस वक्त बीजेपी के साथ कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि राणा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त सरकार के अंदर थे और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उन्होंने। एक सीक्रेसी होती है सरकार की कि उसके अंदर क्या बातें होती हैं, वो आप अगर ओपन कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी शोभा नहीं देती, अच्छी बात नहीं है ये। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने भी हमें अप्रोच किया था। उनके सीनियर साथी हमारे डॉक्टर फारूक साहब के साथ अप्रोच किया उन्होंने कि हम आपके साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। उस वक्त तो एक चल रहा था सिस्टम, लेकिन हमने भी उस वक्त कहा कि नहीं साहब, उस वक्त हमारी लीडरशिप भी चाहती थी कि भाई ये जो बातें चल रही हैं हुकूमत बनाने में, उस वक्त कभी पीडीपी के साथ बीजेपी बात करती थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करती थी हुकूमत बनाने के लिए। मतलब आपने मना कर दिया? नहीं, और क्या। जब उनका पीडीपी के साथ मैच्योर हो गई बात, तो फिर तो हमारी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बातचीत चल रही थी किसी पर, किस लेवल पर बातचीत चल रही? बीजेपी ने खुद अप्रोच किया था। तो आपने नहीं किया था? हमारे सीनियर साथी ने, उनके बीजेपी के सीनियर साथी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनिशिएटिव शुरू किया था बातचीत का कि हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? सिर्फ 3 परिवारों को कोसना। शुरू भी यहीं से उनका मैनिफेस्टो शुरू होता है और एंड भी यही है, 3 परिवार। आपको लगता है इसमें सियासत ज्यादा कर रहे हैं राणा साहब? बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि साहब आप अपना प्रोग्राम लेके लोगों में जाइए। आज तो हम लोगों की अदालत में पेश हुए हैं कि साहब हमें डेमोक्रेसी में वोट दीजिए। अगर आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ तो लोग आपको देंगे, अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ तो हमें देंगे। आप इस किस्म के नेगेटिव नैरेटिव हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारी लीडरशिप के खिलाफ करके हासिल क्या करेंगे? कांग्रेस के सीनियर लीडर जी मीर ने कहा कि राहुल गांधी 4 सितंबर को सिंगलदान और डूरू अनंतनाग में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उमर अब्दुल्ला और भी राहुल के साथ रैली से खिताब करेंगे। मीर ने कहा कि जमात इस्लामी के अरकान या हुर्रियत रहनुमाओं की इंतखाबात में शिरकत बहुत अच्छी अलामत है। पहले प्रोग्राम और पहले उनके आमद का ज़बरदस्त माने हम सब के लिए। ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपील के लिए वो नहीं आ रहे हैं। ये पूरे इस फेज में, बल्कि अगले फेजेस में भी जो लोग चुनाव करने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। और हमने एक इतिहाद बनाया यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए। एक आवाज़ इनकी जो असेंबली में एक मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक इतिहाद जिसमें पैंथर्स पार्टी और सीपीएम भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से ये टेक ऑफ
वाला फंक्शन होगा, एक पहली फंक्शन जो एजेंडा इस अलायंस का और इस चुनाव का तय करेगा। और आपने सुना होगा कि जमात इस्लामी के कुछ मेंबर्स भी जो हैं वो इलेक्शन में कूद पड़े हैं, और फॉर्मर हुर्रियत लीडर एक हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, और भी हो सकता है कुछ लोग हों। तो इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या मुख्तलिफ है इस चुनाव? वो तो एक खुशी की बात है हम सब के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त ज़बरदस्त परेशानियों का सामना कर रहे थे, नुमाइंदगी कहीं नहीं थी, आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, तो इसलिए लोग बजाय खुद तैयार थे कि चुनाव आ जाए और हम वोट करें। और सारे तबके, आपने एक तबके का नहीं, यहाँ कई सारे लोग हैं जो चुनाव से दूर रहते थे, वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और चुनाव में हिस्सा लेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। मगर तय तो ये करना है ना कि क्या यहाँ पर वही नरेंद्र मोदी भाजपा की पॉलिसीज़ को हमें आगे बढ़ावा देना है, या हमें जम्मू कश्मीर को राहत देना है, यहाँ के नौजवानों की बात करनी है, यहाँ के स्टेट स्टेटस को वापस लाने की बात करनी है, यहाँ जो हमारे हुकूक दिए गए थे उन हुकूक को वापस लेने की बात है। उसके लिए एक इतिहाद किया, उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम 70-80 सीटें इतिहाद को मिले, ताकि एक वज़नदार आवाज़ के साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशन है, जो उनकी ख्वाहिशात है, उनकी हम अपनी असेंबली के ज़रिए पूरे देश को खबरदार करेंगे। 10 सवाल पूछे होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और उन्होंने सवाल ये भी पूछे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें ऐसी चीज़ें हैं, उसमें ऑटोनॉमी की बात है, उसमें रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A या बाकी चीज़ें हैं, तो क्या आप उस सेम पेज पे हैं या कांग्रेस के लिए वो मुश्किल है? मैनिफेस्टोज अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी राय होती है, और हम जो तालमेल में आए हैं तो तालमेल में हमारा कॉमन है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, हमारे ज़मीनों का हक, हमारे नौकरियों का हक, जम्मू कश्मीर के अंदर के लोगों को पुश्तनी बाशिंदों के पास रहना चाहिए। ये क्लियर कट है, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हमारा रेजोल्यूशन है, ये आज नहीं, ये यानी एनसी का जो मैनिफेस्टो है हर चीज़ पे आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? नहीं, मैंने वो बात नहीं कही। मैंने कहा हम इसमें फिलहाल अलायंस में चल रहे हैं, जब जनता का मैंडेट मिलेगा हमको आगे सरकार या हमको आगे जो निज़ाम चलाना है उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कैसे रोकेंगे? वो एक रीजनल पार्टी है, उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी, कांग्रेस की अपनी बात मैनिफेस्टो के जरिए सामने आई। कालाकोट असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह ने कालाकोट सुंदरबनी असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा उनके साथ थे। बाकी दूसरी पार्टियों के तो अभी तक उम्मीदवारों का भी फैसला नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और कालाकोट सुंदरबनी का इलाका जो कितने सालों से ये भेदभाव का शिकार रहा, कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होकर के गए, वो या तो रियासती काबीना में वजीर ना रहे हों या मरकज में ना रहे हों। लेकिन ये क्यों कर था कि सन 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद ही यहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जी की मेहरबानी और नेमतों का ये नतीजा है कि जो 60-70 बरस ना हो पाया वो पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने डोडा जिले के मरमत का दौरा किया और उन्होंने बीजेपी के डोडा वेस्ट उम्मीदवार शक्तिराज परिहार की मुहिम में तिरंगा मरमत के लोगों से खिताब भी किया। कि ये एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन। पहले डीडीसी इलेक्शन में इन्होंने मिलकर लड़ा, जम्मू कश्मीर की जनता ने इनकार दिया। अब भी ये गठबंधन 2024 अप्रैल में इन्होंने चुनाव लड़ा था, गांधी नेहरू परिवार तो खाता नहीं खोल पाया, क्योंकि ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन लगाने के कारण उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए और महबूबा जी भी चुनाव हार गए। यही गठबंधन अप्रैल में फेल हुआ है, अब दोबारा एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाया जा रहा है, अब भी वही हाल होने वाला है। अब चुनाव का जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड नेता, दुनिया के सबसे घृणा किए जाने वाले नेता अब्दुल्ला परिवार व मुफ्ती परिवार, गांधी परिवार चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उमर साहब आप दिल्ली दिल्ली की बात करते हैं, जरा बताइए तो सही कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी
तो क्या आपके दादा शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने उस समय का प्रधानमंत्री नहीं बनाया था? जब आपकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं था तब आपके दादाजी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? क्या फारूक अब्दुल्ला जी को दिल्ली से लाकर रातों रात मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? क्या 86 में राजीव गांधी जी ने तश्तरी में रखकर फारूक अब्दुल्ला को लोकतंत्र की हत्या करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? ये कैसा ड्रामा करते हैं? जब आप कांग्रेस के साथ समझौता करके घूमते हैं और नारा दिल्ली दिल्ली का लगाते हैं, कौन था दिल्ली? दिल्ली तो आप लाए थे। इसलिए ये पजल्ड लीडर हैं, कंफ्यूज लीडर हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद बेगुनाह जो सो रहे रात को उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। फिर और वो बेगुनाह ने सोचा कि यहाँ तो इतना परेशानी आ रही है कि इन बच्चों को दुबका दो। कोई किसी ने अपने पहाड़ों में चढ़ गए, कोई झोंकटा में दुबक गया, कहीं पुलिस आ रही, मतलब इतना परेशान कर दिए। जमीनों को बेच बेच के अपने बच्चों को छुड़ा रहे हैं, मतलब इतना डर का माहौल कर दिया सरकार ने। हमें अमन में रहे हैं क्योंकि हमने अंग्रेजों को पीट कर इस मेवात की धरती में जो वीर जवान है और बुजुर्ग थे उन्हें अंग्रेजों को ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शोपियां जिले के 25 देहात में तेज हवाओं के साथ शदीद ज़ालाबारी ने सेब के बागात में तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में रत्नीपुरा, हाजीपुरा, बिमनीपुरा और गुडापुरा शामिल है। मुतासरा इलाकों के किसानों को शदीद सदमे और तनाव का सामना है। तूफान मचा हुआ है, वहाँ के लोग क्या करेंगे? उनको भी एक ज़िंदगी बसर करनी है। एक तरफ से दवाई वाले को पैसे ही देना है, दूसरी तरफ से जो हमने एडवांस ले रखा है उनको भी पैसा देना है, तीसरी तरफ जो दुकानदार यहाँ के हैं उनको भी पैसा देना है। मतलब यह है कि जितना भी कर्जा का बोझ उन पर पड़ा है वो सरकार तो उसका खमियाजा तो नहीं दे सकता, उनका बराबर का नहीं देगा। लेकिन आज फिर हम इस आपकी चैनल की वसातत से हम सरकार से क्या नुकसान हुआ है उसका मतलब मुआवजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो महकमा मौसमियात ने बताया था कि कुछ बारिश होने का इम्कान है, लेकिन ये बड़ा दुख भरी बात है कि जिस वक्त ये क्रॉप एप्पल बिल्कुल तैयार हो और ऐसा कोई तूफ़ान आए, काफ़ी दुख होता है जब क्रॉप बिल्कुल तैयार हो। तो हमने टीम्स भेजी हुई हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू की टीम, वो एसेस कर रही सिचुएशन जो हमारे नॉर्म्स हैं। तो उस हिसाब से मुझे उम्मीद है आज शाम तक या कल तक हमारे पास रिपोर्ट आएंगी और हमें डिविजनल कमिश्नर साहब ने और गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन हैं कि इसमें जल्दी से असेसमेंट की जाए ताकि लॉस का असेसमेंट हो और जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इसमें रिलीफ। कुलगाम के कई इलाकों से कल बाद दोपहर तेज आंधी और बारिश की वजह से न सिर्फ मकानों, गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा बल्कि सबसे ज्यादा ज़राअत और बागबानी शोबा मुतासर हुआ। कुलगाम के बेशतर मेवा बागात तबाह हो गए हैं और सेब की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इससे मालकान बागात परेशान हैं। कुलगाम का आरा, मोहम्मदपुरा, खई जोगीपुरा, पडरपुरा जैसे इलाके शामिल हैं। नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो भी नज़र हमारी थी, जो भी खर्चा आता था सेब में आता था, वो सब गिर गया। ये कोई झूठी बात नहीं है। 90% इधर नुकसान हुआ, जड़ से उखड़ गए पूरे के पूरे बूटे। सुबह से हम दाख लग रहे हैं, सीधे कर रहे हैं बूटों को। आप दिखाइए ऊपर भी बूटों को कुछ बचा नहीं है सेब ऊपर में, सब सेब जो है नीचे है। और जो भी दिखाइए ये जो बूटे हमने जो उखाड़ गए हैं, सुबह से हम उनको ठीक कर रहे हैं। आगे भी दिखाइए आप। 3:30 बजे ज़ालाबारी स्टार्ट हो गए। हर किसी को लग गया शायद क़यामत आ गया, हर किसी को लगा मरने के करीब है, इतना ज़्यादा ज़ालाबारी हो गया। तो साबुन तबाही, हर तरफ तबाही तबाही, इधर उधर नजर मार रहे थे तबाही, उधर नजर मार रहे थे। काफी इमोशनल है आप, जज्बात सारे इमोशनल है, पूरा गाँव इमोशनल है। किसी ने खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया।
जिला कुलगाम के कई इलाकों में पीर को हुई तबाही के बाद डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज़हूर अहमद भट्ट ने हालात का जायजा लेने की गर्ज से मुतासरा सेब बागात का दौरा किया। उन्होंने काश्तकारों से बातचीत की, काश्तकारों से उनके मसाइल के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि महकमे मुतासरा किसानों को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। फील्ड में हवाओं ने ज़्यादा नुकसान किया है, हेलस्टॉर्म ने भी किया, लेकिन हवाओं की वजह से नीचे गिर गया फ्रूट, क्योंकि इस वक्त साइज़ ज़्यादा है, मोटा है फ्रूट, हार्वेस्टिंग स्टेज के नज़दीक है, वज़न ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हवाओं की वजह से ज़्यादा फ्रूट नीचे गिर गया। तो नुकसान हमें जो अभी ओवरऑल लगा, जिन इलाकों में हम गए 50 से 60% नुकसान हुआ है। और इस साल अगर आप देखोगे ए ग्रेड फ्रूट ही सारा बना, सारे कश्मीर में बना, लेकिन शोपियान का तो चूँकि ज़्यादा है। अब आप देखोगे किसी भी बाग में हम गए, न किसी जगह डिजीज़ है, न सकिया है, न अल्टरनेरिया है, तो लीफ माइनर था वो भी हमने इस साल कंट्रोल किया, किसी भी बाग में हमें नज़र नहीं। इसका मतलब है लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी दवाओं पर, खाद पर, टेक्नोलॉजी पर, तो उन्होंने। कुलगाम और शोपियां अजला के ज़ालाबारी और आंधी से मुतासरा मेवा काश्तकारों के लिए पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन भी आगे आ गई है। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर ने मुतालबा किया कि मुतासरीन के हक में जल्द इमदाद फराहम की जाए। एसोसिएशन के सदर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप वहाँ एक कमेटी तश्कील दीजिए, अफसरों की एक कमेटी तश्कील दीजिए और वहाँ जाके उन गरीब किसानों का, उन गरीब फ्रूट ग्रोवरों के नुकसानात का आप तखमीना लगाकर उनको फौरी तौर इमदाद दीजिए ताकि वो आगे रिहेबिलिटेट हो जाए। और उनके खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बार बार ये इल्तिजा की है कि आप यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। और हम आज मैं आपके माध्यम से हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब है, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब है, उनको मैं आपके माध्यम से वहाँ उन तक ये खबर पहुँचाना चाहता हूँ। खुदा रा कश्मीरी किसानों को बचाइए। खुदा रा कश्मीरी किसान दिन ब दिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारे गरीब किसान यहाँ दिन ब दिन बैंक कर्जों में डूबते जा रहे हैं। मकामी बाशिंदों की बार बार की शिकायत के बावजूद शोपियां में अरहामा के करीब पानी की एक नहर एक हफ्ते से ब्लॉक है और इसकी वजह से पानी कौमी शाहरा की सतह पर बह रहा है। हाईवे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मकीनों का इल्जाम है कि शोपियां में आरएनबी महकमे से अपनी तशवीश का इजहार करने के बावजूद बंद पानी के चैनल को साफ करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। यहाँ पे ये कहना बरलब है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे चूँकि चंद मीटर दूर मिनी सेक्रेटरीट है और बदकिस्मती की वजह से हमारे जो अफसरान हैं उनकी नज़र इस चीज़ पे नहीं पड़ती है। उम्मीद करते हैं 2 दिन पहले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने हाल ही में कलमदान संभाला, 2 दिन पहले कलमदान संभाला, उम्मीद करते हैं वो इसका भरपूर नोटिस ले ताकि यहाँ पे आने जाने वाले जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है, उस पे किसी तरह खलल न पड़ जाए, ये हम उम्मीद रखते हैं। ये तो बदकिस्मती है क्योंकि ये हम टाउन में मतलब बिलोंग करते हैं। टाउन की हालत है तो रूरल एरियाज़ का खुदा ही हाफिज़ है। जो हमारा शोपियान है मतलब ये जो पीएचई की या आरएनबी की जो नाकस कारकर्दगी मतलब विजिबल तरीके से है, हमारे मतलब यहाँ दुकानदारों को घरों में ये पानी घुस जाता है। ये तो लम्हा फिक्रिया है सरकार के लिए कि आज के दौर में जबकि सारे मतलब लीडर ये कहते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें, मगर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने पिछले कई दिनों से इस जो ये नाकामी है डिपार्टमेंट की, हमने बताया इनको कि इसको आप ये ड्रेनेज सिस्टम जो पाइप ब्लॉक हुई है इनको इसको ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से इस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रही है और ये पानी हमारे सीधे बागों में जा रहा है और सीधे से डीसी ऑफिस के गेट तक ये पानी सड़क है NH444। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। अनंतनाग से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह का कहना है कि वो समाजी खिदमात के अपने रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं। बरकापुरा और दीगर इलाकों में अपने दौरे के दौरान शाह ने दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों पर लोगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो बाद में श्रीनगर या जम्मू में कायम करते हैं। कुछ मुसीबत हो हिलाल शाह आगे, लोगों के मसले मसाइल होते हैं, इनको कोई वो बंदा चाहे जो यहाँ अवेलेबल हो। यहाँ आप देख लीजिए जो मैक्सिमम यहाँ पर जो पार्टियों ने कैंडिडेट यहाँ पर उठाए हैं उन सब का घर श्रीनगर में है। वो टूरिस्ट की तरह आज यहाँ पर आए। इलेक्शन खत्म होगा
वो टूरिस्ट वापस चले जाएंगे श्रीनगर। तो एज टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर, ये लोग समझते हैं। इस समय में भी, इस कम अरसे में भी आप किसी से भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कभी भी जब आप मेरे घर आए क्या कभी दरवाजा बंद था? देखो, बोलने में और कहने में मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से मैं जिस इलाके में जाता हूँ, जिस तरीके से लोग वालहाना इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से जोक दर जोक लोग हर मीटिंग में आ रहे हैं, जिस तरीके से जो प्यार लोग दिखा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त ये ज़िला इस्लामाबाद के मरकजी के लोग, शहर और जो हमारे गांव है, जो अपने आप में एक बहुत मायने रखते हैं, कि ये मुझे इस बार एक मौका ज़रूर देंगे खिदमत करने। बीजेपी हल्का सदर सोपोर रियाज अहमद ने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी तरक्की पर इलेक्शन लड़ रही है जो उन्होंने एक दहाई से की है। इसमें मुफ्त राशन, मुफ्त भी देखभाल, सड़कों और शाहराहों का जाल और बीजेपी हुकूमत की तरफ से की गई दीगर तरक्की शामिल है। की जो सोपर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो टीम है वो पिछले 6-7 साल से सोपर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तैयारी कर रही है। तो इंशाल्लाह जो मुझे लगता है, हम इंशाल्लाह जो इस सुपर कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है ये बीजेपी की झोली में जाएगी ही जाएगी। कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो हमारा चल रहा है पिछले कुछ सालों से, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। तो मुकाबला मुझे नहीं लगता बीजेपी का किसी के साथ है, क्योंकि जो कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, अगर आप गोल्डन कार्ड की बात करेंगे, अगर आप फ्री राशन की बात करेंगे, बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने 70 साल 50 साल जम्मू कश्मीर में राज किया, उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला सदर बडगाम मुश्ताक अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट के साथ हाथ मिलाकर असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत का वादा किया है। भट्ट ने कहा कि खान साहब में अगर लोगों के मुतालबात कोई पूरे कर सकता है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। भट्ट ने हकीम यासीन की पीडीएफ पर वार करते हुए कहा कि उनकी वजह से खान साहब असेंबली हक़ के साथ इस्तेसाल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये अवाम जो सफ़र कर रहा है, ये इस सफ़र से बेचारे निकले। पिछले 20 सालों से मैंने देखा यहाँ पे लोगों के साथ इस्तेसाल जुल्म हो रहा है, मेरे यहाँ के इलाके के लोगों के साथ। तो मैंने बेटर सोचा भट्ट साहब मेरे पास इस वक्त ऑप्शन है, भट्ट साहब एक वाहिद ऑप्शन है मेरे पास इस वक्त की, जो इस कौम को मिल के हम सारे, भट्ट साहब, मैं और भी साथियों को मैं दावत देना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपके माध्यम कि आप भी आइए, इस एक ही मंच से हम खड़े होकर एक बार वहां से जो है ये जो जुल्म हो रहा है वहां से उसको हम खत्म करेंगे। शुक्र है अल्लाह का और उन हस्तियों का जो इस वक्त कश्मीरी कौम का दर्द समझ रहे हैं, जो 8 सालों से कश्मीरी नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, लड़कियां सब जेल रहे हैं। तो इनको ये एहसास हुआ है कि हमें खान साहब में मिलजुल कर एकजुटती से हम उसको शिकस्त देंगे जो 40 सालों से लोगों को धोखा दी के सिवा कुछ नहीं दे पाए। पीडीपी के साबिक जोनल सदर बांदीपुरा पीरजादा शरीफुद्दीन शाह ने अपने हामियों के हमरा आज़ाद उम्मीदवार उस्मान मजीद के साथ हाथ मिलाया है। इस मौके पर उस्मान मजीद और शरीफुद्दीन शाह का कहना था कि वो मिलकर बांदीपुरा के अवाम की खिदमत करेंगे। आदमी को हमेशा जिंदा लोगों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। अगर देखा जाए तो बड़े सोच विचार के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया, लेकिन फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन दैट मिस्टर उस्मान मजीद इज द बेस्ट ऑप्शन। He can do something for the people of Bandipora and he has the capacity and capability to do anything for the people of Bandipora. इसकी वॉइस है कि मैं इनको दिल की अनीक गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ ओपन आर्म से। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, हम एक बड़े इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से उनने पहले ये एजुकेशन में रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जिस तरीके से अवामी मसाइल में हमेशा अपने आप को उन्होंने अपना वक्त गुजारा उसमें और लोगों की मदद करते थे, तो उससे हमें क्या समझते हैं आप कि हमारे लिए ये कोई एजाज से कम है क्या? अपनी पार्टी के सूबाई सदर नूर मोहम्मद भट्ट ने बांदीपुरा के गुन जहांगीर में अपनी रिहाइश गाह पर ब्लॉक नायद खाई के पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। भट्ट ने बांदीपुरा हल्के से आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी की तरफ से नामजद किए जाने के बारे में उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि इम्तियाज परे उनकी वकालत करेंगे और पार्टी टिकट के हवाले से पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी को उनका नाम तजवीज़ करेंगे। मतलब बात बता रहे हैं कि हमने इलेक्शन अपनी पार्टी से यहाँ बांदीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी रखा है। अब लोगों ने डिमांड की है, मगर ये तो अब तो चेयर जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो पार्टी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन है, उन तक है
हम उम्मीद करते हैं होप फॉर द बेस्ट। अब जो पार्टी को अच्छा लगेगा वो हम इसको पीडीपी लीडर फयाज अहमद मीर ने आवरू कुपवारा में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इस बार लोगों ने पीडीपी को कामयाब बनाने का मन बनाया है। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों का इस्तेसाल किया है। मीर का कहना था कि उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर से वोट हासिल करने के बाद लोगों को दहशतगर्द कहा। लोगों की एक बड़ी तादाद ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। 5 साल पहले जो उनका यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट था, 5 साल वो तो किसी जगह गए नहीं, ना उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी की, ना कभी मीडिया में बात की, ना कभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की यहाँ के मुश्किलातों के बारे में। तो आपने अभी देखा कि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। लोग आज समझदार है, आजकल सोशल मीडिया है, इनको पता है कि दोनों वो मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने उस वक्त कितने चक्कर यहाँ पे किए, किस किस गाँवों में गए, कौन सी तरक्की की है, लोग उसके बदले में मुझे लगता है अपना फैसला सुनाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो का नोटिस लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर इंद्रवाल ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस से मामले की तहकीकात करने को कहा है। इसमें कुछ नामालूम अफराद को काबिल एतराज़, इश्ताल अंगेज और नामुनासिब नारे लगाते हुए दिखाया गया और मुबैना तौर पर उन्हें इंतखाबी उम्मीदवार जीएम सरूरी के हक में नारे लगाते हुए दिखाया गया है। ज़ाब्ते इखलाक के दौरान ऐसे इश्ताल अंगेज नारे या प्रोपेगेंडा इंतखाबी जुर्म और ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी भी है। बीजेपी ने खान साहब बडगाम से सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को बतौर उम्मीदवार खड़ा किया और डॉक्टर अली ने कहा कि खान साहब के लोग अब बदलाव चाहते हैं और लोगों को समझ आ चुका है कि जीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी जो कुछ कहती है वो करती है और बीजेपी मंशूर लोगों का मंशूर है कि वो क्या करना है, कैसे हम कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। तो सारी बात अयान है। भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत नहीं है। हमने कलेक्ट किया लोगों से ग्रीवेंस, हमें क्या करना चाहिए, कैसे में चलना चाहिए, तो बाकी वो अयान है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस कौम का खादिम हूँ, खादिम बनकर काम करूंगा और साथ साथ चलूंगा, साथ साथ चलाऊंगा। जो हमारा नारा है, जो हमारी मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास और सबका विश्वास, हम उसी मंत्र को आगे चलाएं और इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें। इंशाअल्लाह तो मसलन माननीय सरकार बने। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आजाद कराया। आज हमें वो कहते हैं कि मुसलमान, अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान, भारतीय मुसलमान हैं। और आज हमारे बच्चों को मेवात में ये कह दे कोई कि यहाँ कुछ रोजगार है, नहीं है जी, कोई रोजगार नहीं बनाया इस सरकार 10 साल के अंदर। और दूसरी मैं कहना चाहूंगा सर, इलेक्शन तो होते रहेंगे, लोकतंत्र है, भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, इस पे हम चलते रहेंगे और भारत की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन आज जो सरकार है 10 साल के अंदर सिर्फ जुमलाबाजी ही करती आई है। अंबाला शहर के वोटरों का मिजाज क्या है? आप इतने साल से वोट कर रहे हैं, इस बार किस मुद्दे पर करेंगे? सर मुद्दे में तरक्की कुछ हो नहीं रही है अंबाला शहर की, और यहाँ एमएलए साहब ने कुछ नहीं कराया हुआ काम को। और बोलिए। तो बदलाव के मूड में? हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो क्या मुद्दा मेन क्या है? तरक्की शहर की? तरक्की शहर की कोई नहीं है यहाँ पे भाई, वैसे गंदगी पड़ी है चौक चौराहों पे, पानी खड़ा है, तरक्की के नाम पे बिल्कुल 0/0 है हमारा। क्या आपका क्या नाम है भाई साहब? बीजेपी के पामपुर के उम्मीदवार शौकत अहमद गयूर ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की और उन्होंने लधू, शारशाली और खरेव में मुहिम चलाई। पार्टी सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने भी मौजूद रहे और गयूर ने लोगों पर जोर दिया कि वो उनके हक में वोट डालें। भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट कैंडिडेट है कमल। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया हमारा कैंडिडेट है शौकत गयूर साहब। आज हमने ये रोड शो काकपोरा से रखा, लद्दू, पामपुर और यहाँ पकरिबल। अब ये कैंपेनिंग इसी तरीके से शुरुआत रहेंगे
18 तारीख वोट करना है। जिस तरह बाकी पार्टी अपनी कैंपेन चला रहा है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पापोर का कैंडिडेट हूँ शवकत गयूर साहब, हमने भी आज से ये कैंपेनिंग शुरू किया। त्राल हल्के इंतखाब के अलायंस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चुनी ने मेन बस स्टैंड त्राल में मुहिम जारी रखी और उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो उनके हक में वोट डालकर त्राल की मजमूई तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने बताया कि त्राल में आज तक ना ही तिब्बी शोबा ठीक किया गया और ना ही टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी गई। ये मैंडेट भी इनके लिए है, मेरे लिए क्या है, ये इनके लिए है। और जिस ढंग से लोगों ने प्यार दिया, मुझे लगता है कि ये प्यार जो है, जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने यहाँ पे खोली थी नफरत का बाजार छोड़ के, और उसकी एक कड़ी यहाँ पे है कि ये प्यार वोटों में तब्दील कल होने वाला है। और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो सरकार बनने वाली है उसमें त्राल का अपना विधायक होगा और त्राल की बका और भलाई के लिए हम काम करेंगे, खूब काम करेंगे। और जितना भी यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसकी साम लेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम को देखेंगे, यहाँ पे टेलीविजन का मसला उनको देखेंगे, यहाँ पे जो ये पेंशन जो होने के बाद रिटायर होने के बाद पेंशन बंद हो चुकी है मुलाजमों की, उसमें देखेंगे। जिस तरह हमने OPS लागू किया, हिमाचल में किया है और राजस्थान में किया है, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी उस तरीके की स्कीमें बनाई जाएं ताकि हर घर को रोजगार मिले। बीजेपी उम्मीदवार बराए अनंतनाग एडवोकेट सईद वजाहत ने कस्बे अनंतनाग के रेशी बाजार और चीनी चौक में डोर टू डोर मुहिम का आगाज किया और उनके हमरा पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, चरणजीत सिंह खालसा, आबिद नैन गुरु भी थे और लीडरान ने लोगों से तलकीन की वो इस बार अनंतनाग की मजमूई तामीर तरक्की और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की खातिर बीजेपी को वोट दें। आज मुझे लगा है हर गाँव में, हर शहर में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और जिस अंदाज से वो हमारा इस्तेकबाल कर रहे हैं वो इससे लगता है कि जीत हमारी। देखिए जो हमारा अनंतनाग है मेन 44 47 से इसकी पोजीशन वही है जो आज है। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो अनंतनाग शहर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम भारत के तमाम डिस्ट्रिक्टों में नंबर 1 में लाना चाहते हैं। टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सियासी और समाजी कारकुन और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर एहसानुल हक कुरैशी ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने श्रीनगर में PDP के हेड ऑफिस पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। गुलमर्ग के उम्मीदवार शबीर अहमद मीर और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। वहीं PDP के नामजद उम्मीदवार बराए त्राल रफीक अहमद नायक ने अपनी रिहाइश गाह पर अपने हक़ के लिए मंशूर जारी किया। इस मौके पर पार्टी के सरकर्दा ओहदेदार लतीफ़ अहमद भट्ट, मोहम्मद अमीन नायक, शेख रशीद और दीगर लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि त्राल की सयाहत, शोबे सेहत, रोजगार, ज़राअत, तालीम और दीगर शोबाजात की तरफ खास तवज्जो दी जाएगी, जबकि इलाके में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी CC सेरिंग आंगचुक, जिला सदर BJP स्टेंजन गुल, काउंसलर समूर, काउंसलर हंडर और तमाम नुमाइंदों ने जंस्कार, शाम, द्रास और चांगथांग के साथ नुब्रा वैली को लद्दाख के एक नए ज़िला बनाने पर वज़ीर आज़म और अमूर दाखिला के वज़ीर अमित शाह का शुक्रिया अदा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उन्होंने कहा कि ये आवाम की काफ़ी पुरानी मांग थी जिसे इस सरकार ने पूरा किया। सोनवारी में अवामी इत्तेहाद पार्टी की यूनिट तनाज़ात में घिरी हुई है। पार्टी क़यादत ने यकतरफा तौर पर सोनवारी में साबिक़ MLC यासिर रेशी को इन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए मैंडेट दिया जो पहले AIP का हिस्सा थे। सोनवारी असम्बली हल्के के AIP हल्के इंचार्ज तंजील अहमद ने कहा कि फैसले से कब्ल उनसे और पार्टी के दीगर कारकुनों से मशावरत ही नहीं की गई। दे शुड डू वन थिंग, उनको एक चीज़ करना चाहिए एटलीस्ट, जो हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हमें क्या करना है। बट मैं ये आपको बताऊं कि पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं नीचे किसी हद तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कायम नहीं रहे। जो उनका रिस्पॉन्स पहले लोगों के लिए था वो इस वक्त नहीं दिखा मुझे। देखिए अभी तक तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं लोगों की राय पे रिसर्च कर रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। वो चाहते हैं कि हम साथ चले या ना चले, वो उनकी राय पे। आज़ाद उम्मीदवार बराए त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने त्राल के कहलेल, बरपंथरी और जारीहार में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर डॉक्टर भट्ट ने लोगों को उन्हें वोट डालने की अपील की।
लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोग जोक दर जोक आ रहे हैं हमारे पास। हमारी उनसे यही गुजारिश होगी कि सोच समझ के ट्रैक्टर का जो आला है उस पे बटन दबाइए और हमें कामयाब बनाइए। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूं, तो ये इनको फैसला करना है, ये इन पार्टियों को वोट देंगे कि हमें वोट देंगे। जिला पुलिस हेडक्वार्टर रामबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन कलबीर सिंह ने असेंबली इंतखाबात के लिए जिला रामबन में हो रही तैयारियों को लेकर तफसीली जानकारी दी। उन जगहों को हमने मार्क करके रखा है और एक मन में रखा है, और उस वक्त जहाँ जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहेंगी कि इस जगह जलसा मुनक्कद करवाना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें फुल सिक्योरिटी दे के अपना जितना भी जान है वो फूंक के उनका प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराएं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, सो दैट वो लोगों में जाके और फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन अपना कर पाएँ। जिला रामबन में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर जिला इलेक्शन ऑफिसर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर जिला रामबन के 2 हल्के इंतखाब रामबन और बानिहाल के लिए 18 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा चुके हैं। 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा EVM जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो मशीनें हमारी होती हैं, दूसरा मैन मैनेजमेंट सिस्टम प्लस MCC होता है हमारा। तो पहले मैं बताऊंगा कि हमारी जो मशीनें हैं EVM जो हैं उनकी पहली रेंडमाइजेशन जो है वो हो गई है 22 को। उसके बाद आज दूसरी जो है वो हो चुकी है इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, इनकी प्रेजेंस में हुआ है। आज मशीनें हमारी जो है वो पोलिंग स्टेशन वाइज डिवाइड हो गई हैं दोनों असेंबलीज़ में। अब जो है वो धीरे धीरे इस पर चलेगा और 5 से हमारी कमीशनिंग शुरू हो जाएंगी, मशीनें कम्प्लीट। हिल काउंसिल लेह के CEC ने 8 से 15 सितंबर तक मुनक्किद होने वाले 5वें आलमी खाना बदोश गेम्स अस्ताना कजाकिस्तान में शिरकत के लिए हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 8 श्री शुरा को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले लेह के 2 तीरंदाजों समेत कुल 5 तीरंदाज हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 90 ममालिक ने अपनी शुरा की तस्दीक की है। खासकर मैनेजर सोसाइटी में मिंदा गोमा मिंदा स्काट छिटले देव में पर फिलोक निगाता लेने काउ टू में पायांग ओपन खोने जुतां से दुगले ठीक से ने नोनोजिक दुपिन मुगाने चिकिसी दुपिन कौन समय छचे सिली जोपिन हम संगला तंगता लद्दाख से ट्रेडिशनल आर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट तशिसोस पे एग्जीक्यूटिव मेंबर लंजेस यंग तेने मता रंगकों सोपे का तशि जलसन एडवेट नंबर चीफ काउंसलर CC साहब yang la semimang sangma la ma thuze te tashe delek jot ngaja kap sik top direz la ne asthana na nominate game chalo kaung ata first nominate game bot ne Kyrgyzstan na song 2014 ne e game bo lo nisbat la chatsik char लेह में एक मजहबी तकरीब का एहतमाम किया गया। 34वें मेनरी ट्रेंजन और रिनपोचे ने शेंटीन यंग ड्रंग लेह से मोनेस्ट्री चौगलसर लेह के तकद्दुस और इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बून कल्चरल रिजर्वेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस इवेंट की तकद्दुस और इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया था। Jua tok se degan ke no so ba sa den do kuno khaji den ikna kalop sal chen ya tisuk chen no thore ne ngaji ramnin choga yung sang de den ramni ten da ten bai kun ba ta nang ki ten sung scripture becha dang mangbu ya de sangala ramni पटन के मीरगुंड में कायम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर में कर्म कृषि को बढ़ाने और नौजवानों के रोजगार की फराहमी और किसानों को कृमकशी के में मुस्तहिक बनाने के लिए कम कीमत में ज़्यादा आमदनी के हुसूल के लिए हिट सिस्टम को मुतारिफ किया गया और लकड़ी के बनाए जा रहे इन हट्स में हर कोई कृमकशी की पैदावार से अपना रोजगार कमा सकते हैं। जो हमने ऑलरेडी फार्मर्स को दी हुई है, तो इससे हमारा उनका वही मसला हल हो गया कि उनके पास जगह नहीं होती थी कृमकशी करने के लिए, तो ये उनके पास एक ऑल्टरनेटिव था तो कहाँ पर वो कृमकशी करेंगे। तो ये हमने एक डिवाइस किया था कि लो कास्ट हट, तो फार्मर को ऑलरेडी हमने ये टेक्नोलॉजी दी हुई है और वो हमें कुछ अभी लीव अवेलेबल था।
हम नहीं चाहते थे कि वो लीव कहीं ज़ाया हो जाए, वेस्ट हो जाए, उस लीव का हम इस्तेमाल करना चाहते थे। तो यहाँ पर हमने स्लिप कोरम और तैयार किए हैं, उसकी रियरिंग हमने फिर से यहाँ पर शुरू कर दी है, यहाँ पर उस लीव पर जो हमें यहाँ पर अवेलेबल अभी था शिफ्टिंग रियरिंग के बाद। तो इस लीव को हमने यहाँ पर इस्तेमाल में ला के यहाँ पर अच्छी खासी रियरिंग की, और इस रियरिंग में हमने अपने साथ साथ में एक तो हम पर यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। एक स्लिप वर्म की या स्लिप वर्म रियरिंग की हमें उन्होंने इस तरफ गाइड किया, और उन्होंने हमें बोला कि किस तरह से हम स्लिप वर्म रियरिंग कर सके, और सबसे बड़ी बात खुद को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे रियरिंग हट उस चीज़ की तरफ एक स्टेप है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में या इनकलकेट करें कि खुद एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बने और दूसरों को रोज़गार कैसे दिलाएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अमित जी, पाल जी, आप भी सहमत हैं या आपको लग रहा है कुछ बदलाव? हाँ, बदलाव होना चाहिए सर। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा जब आप वोट डालोगे? रोजगार का जी। रोजगार मतलब रोजगार आपके परिवार में या आप ओवरऑल? ओवरऑल बिजनेस बहुत कम है सर। अच्छा सर, देखिए विकास की बात करें तो विकास तो होता है, लेकिन विकास के चलते देखिए सर, जो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुद्दा क्या है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भलीसा के गंदू में एक रैली का इनेकाद किया और बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हेलीपैड पर एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से मुतासर रियासत से मौजूदा हुकूमत के तहत एक फरोग पजीर सयाहती मकाम में तब्दील करने पर रोशनी डाली। तो वहीं आरएसपुरा इलाके के कोटली शाह दिला गांव में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला एग्जीक्यूटिव हेड बद्रीनाथ शर्मा ने कहा कि आरएसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के में पनाहगजीन खानदानों की आबादी बहुत ज्यादा है और किसी भी असेंबली हल्के में पार्टी के पास पनाहगजीन लीडर है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के पनाहगजीनों के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। बद्रीनाथ का कहना है कि ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुहाजिर खानदान के किसी रहनुमा को आरएसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के साथ साथ आम लोगों ने भी यही मुतालबा किया है। अरनिया पीएससी सेंटर ने एक माहौलियाती बेदारी रैली का इनेकाद किया। रैली में लोगों को माहौलियात के बारे में आगाह किया गया। पीएससी सेंटर अरनिया के अमले ने शिरकत करते हुए कहा कि जिस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लोगों को अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाएं। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। क्लब से पीएससी अरनिया ब्लॉक बिश्ना से, और ये मेरी टीम है हमारे साथ पूरी। आज हमने रैली निकाली है जिसमें लोगों को एयर पोल्यूशन के रिलेटेड हमने जागरूक किया है कि वायु पोल्यूशन हमें नहीं फैलाना चाहिए और इससे बचने के हमें क्या क्या तरीके हैं वो बताया। हमने लोगों को जागरूक किया है कि हमें किस तरीके से प्लांट्स लगाने हैं। ये अरनिया है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें हमने लोगों को बताया है कि जब फसल कट जाती है उसके बाद लोग फसल को आग लगाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है, प्रदूषण फैलता है। लोगों को वो जागरूकता दी है हमने कि ये हमें नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय अगर हम उसको दोबारा उसी में जोतते हैं, जो पीछे कटिंग रह जाती है उसको वापस हर खेत में ही जोतेंगे तो हमारा खेत जो है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी टीम ने रैली निकालकर पूरे अरनिया वासियों को जागरूक किया है। आज पुंछ नगर के मोहल्ला शंकर नगर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल पर खड़े एक नौजवान को पीछे से टक्कर मार दी और फिर सामने आने वाली कार को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में 25 साल खालिद रशीद वल्द अब्दुल रशीद साकिन कलानी मंडी शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मामले में तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा का कहना है कि अगरचे सीट न मिलने पर कांग्रेस के कुछ लीडरों में अदम इत्मीनान हो सकता है, लेकिन वो एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि कल कांग्रेस की सीईसी मीटिंग हुई और कांग्रेस उम्मीदवारों की अगली फहरिस्त किसी भी वक्त जारी हो सकती है। हर जगह कांग्रेस का कैंडिडेट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। 10 साल के ज़्यादा अरसे से चुनाव हो रहा है, इसलिए हर आदमी की ख्वाहिश थी जो 10 साल मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अपने झंडे को लेकर के लड़ते हैं, उनकी ख्वाहिश तो होती है। लेकिन
राष्ट्रहित में और जम्मू कश्मीर के हित में, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने विभाजन और गुमराह करके जो आज भी वो कर रहे हैं और उस तरह से वोट लेकर के जो हाल किया है, रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया, यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं जो रोज़गार में भी थे, डेली वेज, नीड बेस, कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके साथ तानाशाही, कोई उनके मसले हल नहीं किए, आम आदमी पे टैक्स। रविंदर जी, कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जम्मू में, जम्मू सिटी की खासकर जो जम्मू जिले की जो कई सीटें हैं जिन पे अभी घोषित नहीं हुए नाम, वो जो वहीं भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना जो कैंपेन है, पोल कैंपेन, उसकी भी शुरुआत कर दी है। इसको नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? आपने बीच में टोका मुझे। मैं जो बात कह रहा हूँ कि क्या मजबूरी थी, एक सवाल पूछते हैं उसका जवाब लेने दीजिए कि ये मजबूरी ये थी कि लोगों के साथ जुल्म हुआ, आवाज़ कोई नहीं, और इसलिए ज़रूर ये फैसला लिया गया जिसकी वजह से दोनों खेमे में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़े मकसद को लेकर के जो है वो उस कोलिशन को जो है मजबूत करना है, क्योंकि आम लोग तंग है। बाकी यहाँ तक आंतरिक मामला है, आप कहते हैं लिस्टों की, उस पर विचार और फैसले हो चुके हैं। वो पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि किस वक्त लिस्ट अनाउंस करनी है, इसलिए अभी टाइम है। नॉमिनेशन पेपर के आखिरी दिन तक हमको समय है, वो हम अपना समय चुन लेंगे और वो आ जाएगी लिस्ट। लोगों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यह है कि ऐसी बात नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी के तहत है और कोई देरी नहीं है, कोई उसमें विवाद नहीं। ठीक है, स्ट्रेटजी आपकी हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कई सीटों पे विवाद भी अभी है कांग्रेस पार्टी। नहीं, विवाद किसको मानते हैं? हर आदमी 4 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट भी होते हैं, तो कंपटीशन को विवाद नहीं माना जाना चाहिए। आखिर जिसको टिकट मिलेगी उसके बाद अगर लोग विवाद करते हैं तो वो। जनूबी कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर लोगों में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और अनंतनाग समेत कई इलाकों में न सिर्फ दिन बल्कि शाम और रात के औकात में भी लोग इंतखाबी तशहीर का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि हालात में नुमाया बेहतरी आने की वजह से ये सब मुमकिन हो सका है। जम्मू कश्मीर में एक दहाई के लिए लंबे अरसे के बाद असेंबली इंतखाबात का इनेकाद एक खुशाइंद पहलू भी है। लोगों की इस दिलचस्पी से इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की तवक्का की जा रही है। देखिए जनाब, ये पिछले 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत की बहाली हो, यहाँ पे इलेक्शन हो, लोग अपने नुमाइंदों को चुने, और 10 साल के बाद ये मौका मिला है। और यही बात है कि लोग अब दिन को भी नहीं, रात को भी चाहते हैं हम जाए, हम अपने लीडर को चुने, उससे मिलें, उससे हम बात करें। मैं समझता हूँ ये एक खुश आइंद कदम है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत की बहाली हो, वो अपने नुमाइंदों को चुने ताकि उनके मसले हल हो। समझते हैं आप, जो लोग लगातार जो आ रहे हैं, निकल रहे हैं घरों में, और चुनावी माहौल जो है काफ़ी जोश दिख रहा है लोगों में, क्या ये हालात में आप फ़र्क समझते हैं, बेहतरी समझते हैं, क़याम अमन समझते हैं? बिल्कुल, ये तो अमन की तरफ ये इशारा है, ये निशानी है कि जब आज दिन में लोग निकलने से डरते थे और आज रात को भी अपने नुमाइंदों के पास कैंपेन चला रहे हैं।